हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक, एक नई क्लास कंसोलिडेशन की करने वाले हैं बच्चों। तो कंसोलिडेशन हमने अभी तक देखा है, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स देखी हैं, कुछ स्टेप्स देखे हैं बैलेंस शीट पे। आज एक 4 स्टेप स्पेशल एडजस्टमेंट्स का हम करने जा रहे हैं बच्चों, मिड ईयर एक्विजिशन। तो मिड ईयर एक्विजिशन क्या होता है बच्चों? अभी तक तो हमने क्या देखा कि स्टेप 2 में रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती है हमारी, उसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक एट रिपोर्टिंग डेट, जो हम रिपोर्टिंग डेट के दिन हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स देखते हैं, और एक रिटेन्ड अर्निंग्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारी दो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, एक होती है एट रिपोर्टिंग डेट और एक होती है एट डेट ऑफ एक्विजिशन। एक होती है रिपोर्टिंग डेट पे, एक होती है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। बट अगर मैं ये कहूँ आपसे, रिटेन्ड अर्निंग्स आपको रिपोर्टिंग डेट की पता है और आपको डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो बीच में हुआ है साल के। अब एक बात समझो आप, मतलब जब तक 1 अप्रैल, मान लो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है, मान लो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मान लो 1 अप्रैल के दिन आपने एक्विजिशन करा और इस दिन आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो ये आपकी रिपोर्टिंग डेट हो गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल आपका ईयर बिगनिंग है, तो इस दिन की जो बैलेंसेस होंगे वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग होंगी। तो इस दिन का तो डेट ऑफ एक्विजिशन की रिटेन्ड अर्निंग्स आपको पता होगी। और रिपोर्टिंग डेट की हमने कहा क्वेश्चन बता देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आएगी बच्चों? मान लो अब कि अब आपने जो एक्विजिशन करी है वो करी है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को एक्विजिशन हुई है। क्या इस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स, इस दिन के बैलेंसेस आपको पता होंगे? तो इसके लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चों मेरे साथ देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 जनवरी का दिन है, 1 अप्रैल यहाँ पे आ गई और ये हो गया 31 दिसंबर। ये आपका ईयर बिगनिंग है और ये आपका है ईयर एंड। ये है आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन और ये है आपकी रिपोर्टिंग डेट बच्चों। ठीक है। अब मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है, रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है ओपनिंग आपको कितनी? 1 लाख। एग्जाम्पल है, 1 लाख दे रखी है आपको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। और प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चों कितना दे रखा है? फॉर द ईयर, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर को हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे को दे रखा है, मान लो 12,000। बच्चों अब अगर मैं आपसे पूछूं, इस दिन आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है 1 लाख, आपके पूरे साल का प्रॉफिट है 12,000, और 1 अप्रैल के दिन आपने अक्वायर करा है कंपनी। मैं आपसे पूछूं, अब आपको जो है स्टेप 2 के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए। आपको 1 अप्रैल की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए, बट निकाले कैसे? भाई 1 जैन की पता है, 31 दिसंबर की पता है, 1 अप्रैल तक कैसे जाए? अब हमें 1 जैन की पता है इस क्वेश्चन में, तो और पूरे साल का प्रॉफिट पता है। बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स में मोटी मोटी चीज प्रॉफिट आता है। पूरे साल का प्रॉफिट हमारे को पता है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितने महीने होते हैं? जनवरी, फेब और मार्च, 3 महीने। और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने होते हैं? 9 महीने। अब मान लो हमें 1 अप्रैल का चाहिए, पूरे साल का प्रॉफिट है 12,000। तो हम क्या मान लेते हैं कि 12,000, भाई टोटल महीने साल में है 12, इंटू 3। अगर मैं 3 मंथ्स कर दूं तो मेरा 1 जनवरी टू 1 अप्रैल तक का प्रॉफिट आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3,000। तो अब इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन 1 जैन मेरी 1 लाख थी।
ये जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम जनवरी टू प्रॉफिट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, मार्च, 3 महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट हमारा 3,000 है। तो इसमें अगर मैं प्रॉफिट फ्रॉम जनवरी टू मार्च कर दूं ऐड, जैन टू मार्च, जो मेरा 3,000 निकल कर आता है, तो क्या मेरा टोटल प्रॉफिट, जो टोटल मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन 1 अप्रैल निकल आएगी? बिल्कुल निकल आएगी, जो निकल कर आएगी 1,03,000। तो मैंने ये मान लिया भाई 12,000 का प्रॉफिट इवनली पूरा साल मैंने कमाया है, और 3 महीने का मैंने उसमें अपनी ओपनिंग में ऐड कर दिया, तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकल कर आ गई। तो ये तो हो गई बहुत सिंपल सिंपल चीज। बट अगर मैं आपसे कहूं कि जहां पे मुश्किल आती है, जो एरिया मुश्किल है, वो है जब लोन आ जाता है। लोन आ जाता है बीच में, जब लोन आ जाएगा ना बच्चों, मिड ईयर एक्विजिशन के साथ लोन, तो थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती है। बट मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है, हम बहुत होशियार हैं। तो आपके लिए सिंपल यही रहेगा, इस क्वेश्चन को देखना और इससे आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ देखो, P acquired 80% ऑफ S ऑन 1 जुलाई 20x1। तो भाई 1 जुलाई 20x1 के दिन P ने S को अक्वायर करा। P पेरेंट है, S सब्सिडियरी। S retained earnings at 31st December 20x1 are $15,000, ठीक है, and S profit for the year was $8,000 immediately after acquisition। तो इसका क्या मतलब है भाई, S का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, S का प्रॉफिट फॉर द ईयर $8,000 है इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन। P made a loan to S of $40,000 which carried interest at 10%। तो लोन आ गया है बच्चों। What were S retained earnings at acquisition? तो S की retained earnings हमारे से पूछी गई है एक्विजिशन के दिन। मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमारा ईयर बिगनिंग किस दिन है? मेरा ईयर बिगनिंग मैं कह सकता हूँ 1 जैन x1 के दिन है, और ये 31 दिसंबर x1 के दिन ईयर एंड। साल में मेरे पास जो मेरे को रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है वो इस दिन की दे रखी है। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे को दे रखी है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे को दे रखी है, कितनी है? $15,000। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे दे रखी है $15,000, ठीक है। और एस का प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का, कितना? प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी फॉर द ईयर, कितना? $8,000। बट ये है आफ्टर इंटरेस्ट, ये है आफ्टर इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आफ्टर इंटरेस्ट का हो गया भाई। आफ्टर इंटरेस्ट का हमारे को दे रखा है उन्होंने। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी दे रखा है, बट दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पी ने लोन दिया है एस को $40,000 का 10% के हिसाब से, और ये किस दिन दिया है लोन? इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन। तो ये लोन दिया गया है 1 जुलाई 20x1 के दिन। तो 1 जुलाई 20x1 ये हमारा DOA है, डेट ऑफ एक्विजिशन है। 1 जनवरी से 1 जुलाई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो इसका मतलब 6 मंथ्स यहाँ बीत गए हैं और 6 मंथ्स यहाँ पे। पूरे साल के बीच में हमारी एक्विजिशन हुई है, मिड ईयर एक्विजिशन है, प्लस लोन का पॉइंट है। हमारे को निकालनी है एस की रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बच्चों अगर मैं कहूँ आम जिंदगी एक नॉर्मल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? अगर मैं आपसे सिर्फ एक नॉर्मल चीज के बारे में बात करूँ कि भाई ये हमें कैसे करना चाहिए, तो आप यही बोलोगे सर 8,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 8,000 का प्रॉफिट है, 6 महीने, भाई ये प्री एक्विजिशन और ये पोस्ट एक्विजिशन, 4,000 यहाँ हो गया, 4,000 यहाँ हो गया। भाई 4,000 का सर हमारा जो प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन है, 4,000 का पोस्ट एक्विजिशन है, बट मेरा इंटरेस्ट भी तो है बच्चों, इंटरेस्ट भी तो है। और आप समझो बात, भाई मैंने लोन कब लिया? लोन मैंने लिया 1 जुलाई को। मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड जो
जैन से लेकर जो जून तक है, क्या इस बीच में मेरे पास कोई लोन था? कोई लोन नहीं था। इस बीच में मेरे पास कोई लोन नहीं था, तो ये 4,000 तो आफ्टर लोन फिगर है। इसका मतलब इस 4,000 में इंटरेस्ट डिडक्टेड है। बट क्या जनवरी से जून तक कोई इंटरेस्ट डिडक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस पीरियड तक तो सर हमारे पास कोई लोन ही नहीं था। लोन आया ही पोस्ट एक्विजिशन, तो पूरा इंटरेस्ट का भार तो हमारे पोस्ट एक्विजिशन पे पड़ना चाहिए। पूरे इंटरेस्ट का भार तो पोस्ट एक्विजिशन पे पड़ना चाहिए। तो ये करके तो हम गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं, गलत डिवीजन कर रहे हैं प्रॉफिट्स की। तो हम इस केस में क्या करते हैं, मैं अब आपको समझाता हूँ। बच्चों, हमारे को दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर 8,000। बच्चों, अगर मैं इसमें अपना इंटरेस्ट ऐड बैक कर देता हूँ, मैं इसमें अपना इंटरेस्ट ऐड बैक कर देता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है मुझे एक बार बताओ। 40,000 मैंने लोन लिया 10% पे 6 महीने के लिए। अभी तो फिलहाल 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो ये निकल कर आता है 2,000। भाई 40,000 इंटू 10% इंटू 6 महीने, 2,000 निकल कर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया $10,000। मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट $10,000 आ गया। सर, अब हमारा एक ऐसा प्रॉफिट आ गया जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है। तो बच्चों, अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मेरा 10,000 है, और क्या अब मैं इसको पोस्ट और प्री में डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। भाई मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये 6 महीने है, और ये भी 6 महीने का है। पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन 6 6 महीने पे डिवाइडेड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे प्री एक्विजिशन हो गया 10,000 इंटू 6/12, जो निकल कर आता है 5,000। और यहाँ पे 10,000 डिवाइड इंटू 6/12, तो ये भी 5,000 आ गया। मैंने जीरो एक और लगा दिया, 5,000 आया बच्चों। ये भी 5,000 निकल कर आ गया। तो क्या अब इस 5,000 में ये मेरा जो प्रॉफिट है, ये प्री एक्विजिशन अब बिल्कुल सही आया है। भाई प्री एक्विजिशन 5,000 ही है, क्योंकि उस समय तो कोई इंटरेस्ट हमारा था ही नहीं। प्री एक्विजिशन 5,000 निकल कर आ गया, और जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन है वो भी 5,000 निकल कर आ गया है। लेकिन ये जो मेरा प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से मैं इंटरेस्ट हटा दूंगा। इंटरेस्ट मेरा कितना था? 2,000। भाई मैंने जो लोन लिया वो तो पोस्ट एक्विजिशन के टाइम पे लिया है, तो प्रॉफिट भी तो पोस्ट एक्विजिशन में से ही डिडक्ट होना चाहिए। तो ये आ गया मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। कितना? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। मैं पूरी बात लिख देता हूँ, आप गौर करिएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी हमारा निकल कर आ गया 3,000। ठीक है सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर सब्सिडरी 3,000 निकल कर आ गया। ठीक है, बट सर एक बात बताओ, अब हमारे को तो क्वेश्चन में निकालना था कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है। हमारे को तो क्वेश्चन में निकालना था हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है। अभी तक तो हमने प्रॉफिट अपना पोस्ट और प्री निकाला है, तो अब आगे कैसे बढ़े? हम आगे कैसे बढ़े? तो आगे बढ़ना भी बहुत सिंपल है। आगे बढ़ना भी बहुत सिंपल रहेगा। अब आप मेरे साथ देखो। भाई मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकल कर आ गया, जो है 3,000। मेरे को रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है क्लोजिंग। मेरे को क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी है कितनी? कितनी दे रखी है रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग? 15,000। तो भाई मेरे को 15,000 रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग दे रखी है। 15,000 में से अगर मैं 3,000, भाई ये मेरे जो प्रॉफिट्स हैं ये किस दिन के हैं? ये है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें से अगर मैं अपना प्रॉफिट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर माइनस कर दूँ, क्या जो ये 12,000 निकल कर आएगा वो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 1 जुलाई नहीं होगा?
बिल्कुल होगा भाई। 31 दिसंबर में से मैंने प्रॉफिट, 31 दिसंबर के रिटेन्ड अर्निंग्स में मेरा पूरे साल का प्रॉफिट था। बट अगर मैं इसमें से अपना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जुलाई तक का प्रॉफिट जो है मेरा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का प्रॉफिट हटा दूं, तो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट 1 जुलाई 20x1 निकल कर आ जाएगा, जो हमारे को चाहिए अपने क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। अब आप कहोगे सर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मेरे साथ ये भी देखो कि ये रिप्रेजेंट कैसे होगा। भाई स्टेप 2 अगर आपको याद हो तो हमारे 3 कॉलम्स बनते हैं। एक एट रिपोर्टिंग डेट, एक बनता है एट डेट ऑफ एक्विजिशन, और एक बनता है डिफरेंस। यहाँ मैं अगर अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स डालूँ तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट रिपोर्टिंग डेट तो वही है 15,000। 31 दिसंबर की रिपोर्टिंग डेट है, तो उस दिन हमारे को रिटेन्ड अर्निंग्स बता रही है 15,000। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमने निकाल ली कितनी, 12,000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3,000। तो यही तो हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं बच्चों, जो हमने निकाले थे, यही आया। और ये हमारा क्या है, ये हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स है एट डीओए। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन में चीजें वर्क करती हैं। अब अगर आप कहो सर हमारे को चीजें तो थोड़ी बहुत समझ आ गई है, बट आप हमारे को ना एक फॉर्मेट भी बता दो कि करना कैसे है, तो मेरे साथ वो भी देख लो। अब आप भाई मानो आपको प्रॉफिट दे रखा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट गिवन। इसमें आपने जो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट है, ये सिर्फ इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि भाई अगर जो है हमारा इंटरेस्ट होता भाई बाहर का या कुछ, तो वो तो बात है नहीं। इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट को हम ऐड बैक कर देते हैं, अपने इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट को हम ऐड बैक कर देंगे, और ये हमारी अमाउंट निकल आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं कि हम ऐड बैक क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल रीजन यही है, हमारे को अपॉर्शनमेंट निकालनी है बिटवीन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो हमारे को प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स की अपॉर्शनमेंट करनी है। करेक्ट अपॉर्शनमेंट के लिए हम इंटरेस्ट को पहले ऐड बैक करते हैं, और फिर रेलेवेंट पीरियड में से, जिस पीरियड में हमने असली में इंटरेस्ट दिया है, उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखो आप मेरे साथ, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकल कर आ गया, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकल कर आ गया। इसमें से आपने क्या करा, इसमें से आपने प्री एक्विजिशन अलग कर लिया। ये आपके स्टेप्स हो गए बच्चों, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अलग कर लिया, पोस्ट एक्विजिशन अलग कर लिया, और पोस्ट एक्विजिशन में से आपने इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट माइनस कर दिए, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। भाई बाहर के प्रॉफिट्स जो, भाई जो ग्रुप के बाहर के प्रॉफिट्स हैं उनसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ग्रुप के बाहर के प्रॉफिट्स हैं उनसे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनसे हमें दिक्कत क्यों नहीं है भाई, जो ग्रुप के बाहर का है वो तो डायरेक्टली बाहर कोई बिलोंग करता है, उसमें तो ये एडजस्टमेंट्स करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। बट जहाँ पे हमारे को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालने हैं सब्सिडरी के, उसमें से हम इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, भाई एक ही जेब से मैं पैसा निकाल के दूसरे की जेब में डाल रहा हूँ। कंसोलिडेशन में सोचो आप कि भाई मैं अपना ही पैसा, मान लो मेरा बेटा है, मैं उसी को ही पैसा दूँ, अपना पैसा मैं अपनी जेब से निकाल के उसको दे रहा हूँ और इंटरेस्ट की तरह, तो क्या वो चीज़ हमारी पूरी फैमिली के लिए वो सही है क्या? एक जेब से दूसरी जेब में ही पैसा जा रहा है, तो इसलिए हम ये इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर देते हैं बच्चों। तो अब मैं होप करता हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें समझ आई होगी। बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक, क्लास भी हमारी आज छोटी सी रहेगी। बस मैं ये चाहता हूँ आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें किट में से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पेपर में जनरली देखे जाते हैं और बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे बच्चों, बाय बाय टाटा, पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए।